दिख रहा है वो जो लिख रहे दिख रहा है? चलो देखो 3 का खा। देखो क्वेश्चन क्या है इसमें, फैराडे द्वारा प्रस्तुत विद्युत अपघटन के प्रथम एवं द्वितीय नियम को स्पष्ट कीजिए ना। तो देखो ये तो पढ़ चुके हो, ये तो थ्योरी ही है ना। बोलो तो विद्युत क्या फैराडे का प्रथम नियम क्या था कि विद्युत धारा जो होता है, ठीक है, आई, वो निक्षेपित पदार्थ की मात्रा के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है ना। इसका फार्मूला क्या आया था बताओ, याद है किसी को? फार्मूला क्या आता है, W बराबर EIT अपान F, हाँ वही F 96,500 ना। 1 फैराडे मतलब 96,500, 96,500 यही था ना। चलो देखो समझाते रहो उसको डेरिवेशन से ताकि क्लियर हो जाए ना। देखो फैराडे का पहला नियम क्या था कि विद्युत अपघट्य में प्रवाहित धारा, ठीक है, इलेक्ट्रोडों पर निक्षेपित मात्रा, या इलेक्ट्रोड लिख लो, इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित या एकत्रित, चाहे जो बोलो, क्योंकि एक इलेक्ट्रोड से क्या होता है, निकलता है, दूसरे पे जाके क्या होता है, एब्जॉर्ब हो जाता है, एडजॉर्ब हो जाता है ना। तो वही मात्रा, निक्षेपित मात्रा जो है वो क्या होता है, अपघट्य में प्रवाहित धारा इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित मात्रा के क्या होता है, समानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती लिख दो, क्या चलता है, यही था ना। बोलो तो मतलब अगर ये जो निक्षेपित मात्रा है इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल w से, ठीक है। और धारा, ये धारा को क्या दिखाते हैं, I ना। बोलो तो क्या होता है, W प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, I ना। बोलो अरे यार अब रुको प्रवाहित धारा इलेक्ट्रॉन की प्रवाहित धारा होगा आवेश, अच्छा आवेश रहता है तभी तो, हाँ आवेश रहेगा, फिर आवेश के होगा तो यहाँ क्यू हो जाएगा, ठीक। हाँ और क्यू बराबर के देखो पर ये W ए हटा दो, W प्रोपोर्शनल, देखो क्यू बराबर क्या होता है, आवेश जो होता है धारा और समय के क्या होता है, गुणनफल के बराबर होता है ना। तो W प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, IT, ठीक। प्रोपोर्शनलिटी का चिन्ह हटा दे तो क्या लग जाएगा, Z ना। तो एक क्या लग जाता है, ZIT, ये फार्मूला है। और Z निकालने के लिए क्या करते हैं, तो तुल्यांकी भार बटे क्या होता है, फैराडे, मतलब जितना मतलब आवेश लगता है ना, 1 फैराडे 2 फैराडे जितने भी रहता है, तो तुल्यांकी भार बटे क्या होता है, F ना। Z बराबर क्या होता है, E अपान F, E क्या, EQ लिख दो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो W बराबर क्या हो जाएगा, EQ/IT बटे F, और F की वैल्यू कितनी होती है, 96,500 कूलाम, ठीक है। तो यही है क्या, फैराडे का पहला नियम, ठीक। ये पहला नियम है। और दूसरा नियम क्या था, दूसरा नियम ये था कि अगर क्या कर दें, ये मतलब कि जो इलेक्ट्रोड है उसको अगर श्रेणी क्रम में जोड़ दें तो जो निक्षेपित मात्राएं होंगी सब पर ना, उनके तुल्यांकी भार के क्या होगी, प्रोपोर्शनल हो जाएगी। मतलब ये फार्मूला लग जाएगा क्या, W1 अपान I1 था, क्या था, तुल्यांकी नहीं, W1 अपान E क्या था, इक्विवेलेंट, EQ था ना, तुल्यांकी भार क्या था यार, देखो ऐसे देखो कर लो ना, ऐसे 2 मान लो, ठीक। एक काम करो, उसको भी ड्राइव करना है तो ऐसे एक और बना लो, जैसे एक W1 है तो ये E1 हो गया, हाँ E2 E1 हो जाएगा ना। देखो I तो वही रहेगा। जैसे मान लो क्या है कि अगर ढेर सारे बैटरी को मतलब ढेर सारे इलेक्ट्रोडों को जोड़ दें, ठीक है, श्रेणी क्रम में ढेर सारे, तो अब जो इलेक्ट्रोड होंगे सब में अलग अलग अपघट्य होगा और अलग अलग इलेक्ट्रोड मतलब मेटल होंगे।
तो उनका तुल्यांकी भार क्या होगा, सबका अलग अलग। तो तुल्यांकी भार चेंज होगा तो मात्राएं जो निक्षेपित हो रही हैं उसके क्या होगी, प्रोपोर्शनल। मतलब जैसे देखो, जैसे ना अगर एक मान लो Zn का इलेक्ट्रोड है, एक एल्यूमिनियम है, तो इस पर चार्ज +2 आता है, इस पर कितना आता है, 3 आता है ना। तो जिस पे चार्ज ज़्यादा होगा उस पर मात्रा ज़्यादा निक्षेपित होगी, ठीक है ना। तो अगर इसको क्या करो, 2 समीकरण बना लो, एक ऐसे और बना लो, ठीक है ना। मान लो 2 ऐसे हो गए, W1 बटे क्या कर दो, W2 बराबर E1 IT बटे 96,500, फिर इसका बटे कर दो एक और ऐसे ना, 2 IT बटे क्या हो जाएगा, 96,500। तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा ना, इतना बटे इतना, तो यही आएगा W1 अपान W2 बराबर E1 अपान E2, EQ1 अपान EQ2, ठीक है ना। ये है फैराडे का दूसरा नियम, ठीक है। नोट्स है, इसको पढ़ लेना अच्छे से, दोनों नियम। ये तो उसमें भी तो है, बुकलेट में भी शायद ना, जो 10 जिसमें क्या है 10 रूल है ना, उसमें ये वाला मिल जाएगा, ठीक है। तो फिर ज़रूरत वैसे है नहीं, पढ़ लेना इसको। फिर उसके बाद क्या है, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखो, ठीक है। पहला संक्रमण तत्व। तो संक्रमण तत्व जानते हो ना, क्या होते हैं संक्रमण तत्व, डी ब्लॉक के वे सभी धातुएं जिनमें क्या होते हैं, डी ऑर्बिटल क्या होता है, खाली होता है, ठीक है ना। या आंशिक रूप से, खाली मत लिखो, खाली मतलब एकदम खाली होता है, आंशिक रूप से भरा होता है, ठीक है ना। आंशिक रूप से भरे होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, संक्रमण तत्व। तो डी ब्लॉक के सभी क्या होते हैं, संक्रमण तत्व, केवल एक वही छोड़ करके, जिंक वाली फैमिली, ठीक है ना। जिंक, कैडमियम और मरकरी। जानकर होगी ना, याद करें ट्रिक क्या थी, जानकर होगी। जिंक, कैडमियम और मरकरी को छोड़ के बाकी सब क्या होते हैं, संक्रमण तत्व कहलाते हैं, ठीक है ना। उसके बाद दूसरी क्या लिखा है, उपसा संयोजक संख्या, तो अभी भी पढ़े थे ना। उपसा संयोजक संख्या, उपसा संयोजक संख्या क्या है, सारे लीगेंड मिलकर के सेंट्रल मेटल लिंक को जितना इलेक्ट्रॉन युग्म देते हैं वही क्या है, उपसा संयोजक संख्या, कोऑर्डिनेशन नंबर, CN निकालना आता है ना सबको, तो ये हो गया। उसके बाद देखो 3 का घ, Cr की प्रथम आयनन एंथैल्पी Zn से कम क्यों होती है। चलो इसको किए हो, बोलो, ये वाला अच्छा क्वेश्चन है। देखो ये रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन है। तो एक काम करते हैं, कह रहा है प्रथम आयनन ऊर्जा जिंक से कम होती है। जब भी आयनन ऊर्जा, स्टेबिलिटी, ये सब कभी पूछे तो डी ब्लॉक, F ब्लॉक का जब भी क्वेश्चन आए तो पहला काम किया करो, इसको पकड़ा करो, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को हमेशा, ठीक है ना। किसको पकड़ोगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो दोनों का लिखो, क्रोमियम का भी और जिंक का भी। क्रोमियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 24। चलो जिंक का कितना होता है, 30। अगर ना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें तो क्रोमियम बताओ क्या होगा, बोलो, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 4, 24 है ना, तो 24 से तो क्या हो जाएगा 3d4। जिंक का देखो पूरा वही कर दो, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और 3d10, ठीक है। अब चलो दोनों का निकालते हैं। तो आउटर सेल देखो, यस तो फील्ड है, इसका फील्ड है, इसको बना लो दोनों को, इन दोनों का बना दो। क्या डी में कितने डिब्बे बनेंगे, इसमें 5, इसमें भी डी में कितने डिब्बे बनेंगे, 5, ठीक है। कितने इलेक्ट्रॉन भर दो, हुंड रूल से ऐसे 4 इलेक्ट्रॉन। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं, 10। पहले एक एक भरते हैं, उसके बाद उसको क्या करते हैं, दोहराते हैं ऐसे अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, विपरीत दिशा में। तो ये देखो क्या पता चला है, एक क्या है, फुलफिल्ड है, मतलब स्टेबल होगा, बोलो, एक फुलफिल है मतलब स्टेबल है ना। ये कन्फिग्रेशन क्या है, स्टेबल का, अस्थाई है। ये क्या है, ये अस्थाई है, इसकी तुलना में ये क्या हुआ, अस्थाई हुआ है कि नहीं। क्योंकि जो पूरा भरा होता है वो सबसे ज़्यादा फुलफिल क्या होता है, सबसे ज़्यादा स्थायी होता है, हाफ फील्ड उससे कम होता है, पार्शियल फील्ड जो होते हैं वो बहुत कम होते हैं, सबसे कम होते हैं। तो बोला क्या था इसमें कि क्रोमियम की प्रथम आयनन एंथैल्पी Zn से कम होती है, तो इसी वजह से कम होती है, सिंपल सा। अब देखो जो स्टेबल है उसको तोड़ना आसान है कि जो स्टेबल नहीं उसको तोड़ना आसान है। अब कोई चीज़ अगर मजबूत है, स्थायी है, तो उसको तोड़ना क्या होगा, कठिन होगा ना। जो कमज़ोर है उसको आसानी से तोड़ा जा सकता है।
समझ आई नहीं है? तो ये पूरा भरा हुआ है, इसलिए इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना थोड़ा सा एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी, लेकिन ये क्या अनस्टेबल है, इसलिए इसमें इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है। समझ आई नहीं आया? बस इतना करना है इसमें। तो जब भी कभी आए स्टेबिलिटी, आयनन एंथैल्पी, इन सब चीज़ों से, तो पहले क्या किया करो, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में सब बनाया करो। और वही कुल मिला के ना ऐसे क्वेश्चन जब भी मिले, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख के बस जो है वही लिख दो, वही रीजन हो जाता है। ठीक है ना? अगर अच्छे से नहीं पता है कोई चीज़ तो समझ आई नहीं है? चलो आगे देखो। उसके बाद है सेकंड, अभिक्रिया का वेग सामान्यतया अभिक्रिया के दौरान घटता है, क्यों? चलो इसका रीजन बताओ। कह रहा है जब अभिक्रिया के दौरान, जब अभिक्रिया शुरू हो जाती है तो उसका वेग जो है ना वो घटता है। क्यों घटता है? करके आए हो? बोलो, तुम बताओ। सांद्रता, हाँ देखो ध्यान समझना, बोले थे ना जब कोई रिएक्शन स्टार्ट होता है तो स्टार्टिंग में रिएक्टेंट पूरा रहता है 100%, प्रोडक्ट उसमें बना नहीं रहता। और उसके बाद जब जैसे रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है, जैसे जैसे टाइम बीतता है, ठीक है ना, तो वैसे वैसे क्या होता है, अभिकारक की सांद्रता कम होती जाती है और प्रोडक्ट बनता जाता है। और एक चीज़ देखो पढ़े थे क्या, सांद्रता के जो अभिक्रिया का वेग होता है वो सांद्रता के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। याद है? सांद्रता के ऐसे लिखें, वेग जो है वो क्या होता है, सांद्रता के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर सांद्रता बढ़ेगी तो वेग भी क्या होगा, बढ़ेगा। सांद्रता घटेगी तो वेग भी क्या होगा, घटेगा। तो जब रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी तो सांद्रता बढ़ती नहीं है, वो हमेशा घटती ही है। ठीक है? और जब अगर सांद्रता घटेगी तो वेग तो घटना ही है। समझ नहीं है? तो बस क्या लिखोगे इसमें कि अभिक्रिया के दौरान अभिकारक की सांद्रता क्या होती, लगातार घटती जाती है, और अभिकारक की सांद्रता घटने से अभिक्रिया का वेग घटता है, क्योंकि अभिक्रिया का वेग अभिकारक की सांद्रता के क्या अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक, ये लिख के आए थे? किए हो नहीं? करके आए थे नहीं? इसको सॉल्व करके आया करो, कल से चेक करेंगे। ठीक है? कल से ना चेक करेंगे और तुम लोगों की पिटाई करेंगे। सोचते हो ना बना बनाया मिल जाएगा, ठीक, क्या जरूरत है करने की। क्या होगा, एक बार जब किए रहोगे तो ना खुद को ऑब्जर्व करोगे ना कि कितना मुझे आ रहा है, कितना कर ले रहे हैं ना। और मान लो जो जितना आ रहा है इससे पता चले कि इतना मेरा तैयार है। और जो देखो जो थ्योरेटिकल वाली चीज़ें हैं उसको लिख लो ना, वो तो फेयर में मिल जाएगा, तुम्हें नोट्स मिल जाएगा, उसको लिख लो अपना, कर लो। ठीक है ना? क्योंकि लिखवाएंगे थोड़ी यहाँ पे, केवल हम समझाएंगे ही ना, या फिर जो चीज़ें सॉल्व करने वाली होगी तो उसको सॉल्व कर देंगे। तो कल से करके आया करो जितना कर पाया करो। ठीक है? कम से कम 10 क्वेश्चन तो करके आया करो। 10 क्वेश्चन तो कर ही सकते हो, कम से कम 10 क्वेश्चन। और एक चीज़, जैसे अब जो जैसे ना मान लो घर पे कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो यहाँ जब बताएंगे ना तो अच्छे समझ में भी आ जाएगा, तो रीजन पता चलेगा, अच्छा इसलिए नहीं आ रहा था ये चीज़। ठीक है ना? चलो आगे देखो। डी ब्लॉक के तत्व अनुचुंबकीय लक्षण और परिवर्ती संयोजकता क्यों प्रदर्शित करते हैं, स्पष्ट कीजिए। डी ब्लॉक के तत्व जो थे अनुचुंबकीय दिखाते हैं और परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं, उसकी वजह क्या है? इनका वही क्या है, हाँ, क्योंकि इनका देखो डी ब्लॉक के तत्व प्रायः क्या होते हैं, अपूर्ण भरित होते हैं। ठीक है? पूरी तरह भरे नहीं होते हैं। और दूसरी चीज़ वो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उसमें प्रेजेंट होता है। ठीक है? ज़्यादातर केस में क्या होता है, जब डी ब्लॉक में क्या होता है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं तो क्या दिखाता है, वो अनुचुंबकीय लक्षण दिखाता है। समझ आई नहीं आया? बस यही चीज़ है इसमें। और इतना मत करना, 2 लाइन से काम नहीं चलेगा। ठीक है? इसको अगर एग्जाम में अगर आता है तो इसको थोड़ा ढंग से लिखना, क्योंकि देखो ये 2 नंबर का है ना, ये तो 2 नंबर का है, तो उसके लिए फिर उसको लिखना पड़ेगा अच्छे से। हाँ, एग्जाम्पल लिख दो, और चाहो तो ना डी ब्लॉक का एलिमेंट 1-2 बना के दिखा दो। जैसे एक यही बना दो, क्रोमियम देख लो, ये जिंक देख लो, क्रोमियम में क्या है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है ना, तो इसका मतलब क्या होगा, ये अस्थायी। ऐसे देखो, अगर हम बनाते भी ना स्कैंडियम का तो उसमें आता D1। बताओ अयुग्मित की युग्मित, अनुचुंबकी है प्रचुंबकी है, अनुचुंबकी। उसके बाद स्कैंडिंग बाद क्या आता है, टाइटेनियम, उसमें कितना है D2। बताओ इसमें चुंबकी का प्रचुंबकी, अनुचुंबकी।
अरे 2 इलेक्ट्रॉन है, एक एक भरोगे ना यार, अयुग्मित रहेगा 2, इसमें एक अयुग्मित, इसमें 2। वैसे बताओ D3 का, वैनेडियम का, ये भी अनुचुंबकी। उसके बाद D4 4, देखो यही तो है, ये भी अनुचुंबकी। D5 ये भी अनुचुंबकी। D6 ये भी अनुचुंबकी। D7 ये भी अनुचुंबकी। D8 ये भी। D9 D10, बस यही एक छोड़ के बाकी सब क्या होते हैं, अनुचुंबकीय। क्यों? क्योंकि इन सब में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहता है, चाहे एक ही हो। अब अच्छा चलो इसमें एक ही बता दो, चलो सब लोग, इनमें से सबसे ज़्यादा चुंबकत्व तो किसका होता है, डायपोल मोमेंट किसका सबसे ज़्यादा होगा, बोलो। डायपोल मोमेंट किसका सबसे ज़्यादा होगा? डायपोल मोमेंट उसका ज़्यादा होगा जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे। बताओ किस में है सब ज़्यादा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, बोलो बोलो, बताओ। D9 में, शाबाश। देखो ये है 1, कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, 1, कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, 2, कितने, 3, कितने, कितने, 5, कितने, घट गया ना, 4 ही हो गया। अब बताओ कितने, अब 1। तो ये D9 वाला D1 वाला दोनों बराबर होते हैं, ठीक है। D3 का और D8 का क्या होगा, बराबर ही होगा। D5 का सबसे ज़्यादा होगा। D6 और D7 एक ही होगा लगभग ना, नहीं फ़र्क आएगा ना क्या, D6 में हाँ फ़र्क आएगा। अरे भाई D1 है, 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा, D9 में भी एक खाली रहता है 4 बार, क्योंकि पेयर हो जाता है ना वो, तो ऐसे तो चेंज होता रहता है। समझ आई नहीं आया? D5 ज़्यादा होगा क्योंकि उसमें कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, 5 मिलेंगे सबसे ज़्यादा। अब 5 से ज़्यादा अयुग्मित नहीं बनता। चलो समझ आई नहीं आया है, समझ आई नहीं है? चलो इसके बाद डायपोल मोमेंट निकालना है तो ये फार्मूला लगा दो, म्यू इक्वल टू √n+2। हाँ हाँ, एन क्या है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। 1 है तो 1 रख दो, 2 है तो 2 रख दो, रख के निकाल सकते हो, ठीक है। क्लियर हुआ कि नहीं यहाँ तक? आगे देखो, लैंथेनाइड संकुचन को कारण सहित स्पष्ट कीजिए। लैंथेनाइड संकुचन क्या है? तो जानते हो लैंथेनाइड एक्टिनाइड में लेफ्ट टू राइट जब चलते हैं, बाएं से दाएं चलते हैं, तो देखो क्या होता था, उसमें साइज घटती थी। बनाए थे ना बड़ा सा बुकलेट, बनवाए थे ना सबका, डी ब्लॉक का या ब्लॉक का सीरीज के अलग, बॉइलिंग पॉइंट किसका कम ज़्यादा होता है, आयनन ऊर्जा किसकी कम ज़्यादा होती है ना, सारी चीज़ें, साइज, सारी चीज़ें ना, ठीक। तो अब इसमें से लैंथेनाइड संकुचन देखो, लैंथेनाइड एक्टिनाइड में क्या था, जब बाएं दाएं चलते थे तो साइज देखो छोटी होती जाती थी ना, उसे क्या बोलते हैं, लैंथेनाइड संकुचन। और इसका रीजन क्या है? इसका रीजन होता है शेल्डिंग इफेक्ट, शेल्डिंग परिरक्षण प्रभाव इनका कम हो जाता है, ठीक है ना। पेनिट्रेशन क्या होता है, ज़्यादा, मतलब वो जो लास्ट वाला जो ऑर्बिटल होता है या ऑर्बिटल काफ़ी फैला होता है तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, थोड़ा अंदर आ जाता है, इसकी वजह से बाहर वाले इलेक्ट्रॉन अंदर आ जाते हैं, इस ब्लॉक वाले, इस वजह से साइज़ क्या होती है, छोटी हो जाती है। केवल कन्फ्यूजन कहाँ होती है, डी और पी ब्लॉक में, और इसका पूरा बनवाए हैं, ठीक है ना। डी ब्लॉक में देखो कहीं फिक्स नहीं है, हर जगह अलग अलग, ठीक, बढ़ता भी है घटता भी है, ठीक है। और ख़ास करके बॉइलिंग पॉइंट तो सबसे ज़्यादा वेरिएशन है इसमें। चलो आगे देखो, बेंजीन सल्फोनिक एसिड से एनिलीन बनाने का रासायनिक समीकरण देते हुए एनिलीन की कार्बिलमीन डाइजुटीकरण। देखो 3 नंबर का 3 क्वेश्चन पूछा है, चलो इसको करते हैं। चलो देखो इसमें पहला क्या इसमें बोला है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड से एनिलीन बनाना है। क्या लेना है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ये रहा बेंजीन, ठीक है, और इस पे लगा दो SO3H, क्या बन गया, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। इससे बनाना क्या है, एनिलीन। एनिलीन क्या होता है बताओ, बेंजीन, और बेंजीन पे क्या रहेगा, बोलो, एनिलीन का फार्मूला बताओ, बोलो। देखो याद नहीं, फार्मूला नहीं याद है तुम लोगों को, फार्मूला नहीं याद रहेगा, लिखोगे क्या फिर बताओ।
याद रखो, बेंजीन, बेंजीन के ऊपर NH2 क्या बोलते हैं? बेंजीनामीन। बेंजीनामीन को ही क्या बोलते हैं? एनिलीन बोलते हैं। समझ आया? याद रखो क्या है ये, क्या है? बेंजीन, उसके ऊपर एमीन हो जाएगा एनिलीन। इससे बनाना है ये। अब इसको बनाने के लिए चलो देखते हैं कैसे बनेगा। हाँ, बेंजीन आईपीसी नाम होगा बेंजीनामीन, और वैसे कॉमन नेम में क्या बोलते हैं? एनिलीन बोलते हैं। एनिलीन ही लिखा मिलेगा, बेंजीनामीन जल्दी लिखना कभी मिलता नहीं कहीं पर। चलो देखो इसमें आगे क्या होगा। चलो बताओ क्या कर सकते हो यहाँ पर। तो एक काम कर दे, इसका रिएक्शन करा दे NaOH से ना, बोलो। अगर NaOH से, या फिर इसका हाइड्रोलिसिस कर दे। हाइड्रोलिसिस कर देंगे तो ये बेंजीन, चलो देखो इसका हाइड्रोलिसिस कर दो। क्या कर दो? हाइड्रोलिसिस कर दो। तो हाइड्रोलिसिस करोगे तो एक चीज़ मिल जाएगा, ये क्या मिलेगा? ये आपको ये तरीका, और कौन सा तरीका होता है? अमोनिया से रिएक्शन करा दे, और इसे अमोनिया से हो जाए। अच्छा ऐसे देख रहे हैं, ऐसे देख लेते हैं, ठीक। तो ये तो अमोनिया से भी बन सकता है क्या? ऐसे बनेगा? नहीं, ऐसे नहीं बनेगा। हाँ, क्या लेते हैं? हाइड्रोक्सिलेमीन। चलो हाइड्रोक्सिलेमीन से बन जाएगा, बन तो जाएगा शायद। हाँ बन जाएगा, इससे H2SO4 निकल जाएगा। हाँ बन जाएगा, देखो ये बन गया। ठीक है, क्या निकला इसमें से? -H2SO4 बन गया। या और भी तरीके तो हैं इसके। पहले इसका क्या कर दो? हाइड्रोलिसिस कर दो। हाइड्रोलिसिस करोगे तो क्या बन जाएगा? बेंजीन। ठीक है, क्या बन गया? बेंजीन बन गया। अब बेंजीन का ना क्या करा दो रिएक्शन, RnH2 से करा दें, और बहुत सारे तरीके। चलो और भी तरीके अपनाते देखते हैं। एमीन बनाने के लिए हेलोजिनेशन करा दो इसका। तो करा दो पहले क्या? हेलोजिनेशन, या फिर Cl3 की उपस्थिति में। ठीक है ना। अगर इससे रिएक्शन कराओगे तो क्या बनेगा? बेंजीन के ऊपर क्या लग जाएगा? Cl। बोलो, ठीक है ना। अब इसका रिएक्शन करा दो किसके साथ? अमोनिया से। ठीक है, तो ये निकल जाएगा क्या? HCl, और ये बन जाएगा। तो एक तरीका ये है, एक तरीका ये भी है। समझ आया नहीं आया? ठीक। उसके बाद और भी चीज़ें हैं इसमें, 3 रिएक्शन करना था। देते हुए एनिलीन बनाने का रासायनिक समझ देते हुए एनिलीन की कार्बिलेमीन अभिक्रिया तथा डाईएजोटीकरण अभिक्रियाओं के समीकरण लिखो। तो पहला देख लो, कार्बिलेमीन। कार्बिलेमीन टेस्ट है ना, ये क्या बनता है इसमें? आइसोसाइनाइड ना। क्या बनता है? आइसोसाइनाइड। इसमें लेते क्या हैं? बोलो, क्लोरोफॉर्म। क्या लेते हैं? क्लोरोफॉर्म। और क्या लेते हैं? NaOH ले लो चाहे। तो दूसरा जो है ये रहा एनिलीन, ये है N, ये हाइड्रोजन। क्या ले लो? कार्बोनिल क्लोराइड। एल्डिहाइड लेते हैं क्या? एल्डिहाइड्स होगा? एल्डिहाइड नहीं देगा, आइसोसाइनाइड बनता है ना। हाँ तो चलो देखो, तो ऐसे कर दो, क्या ले लो? CHCl3। CHCl3। क्या लेते हैं? NaOH। बोलो, 3-4 लेते हैं ना। तो देखो ये निकल गया NaCl, उसके बाद इधर से दो निकल गया NaCl। ठीक है ना। यहाँ से निकला एक वाटर, ये निकल गया। बच क्या रहा है? एक वाटर देखो और बन रहा है ना, ये देखो H2O। अब देखो ये इतना अलग हो जाएगा। ठीक, बन गया ना आइसोइन। क्या बन गया? बेंजीन आइसोनाइट्राइल। समझ आया नहीं आया? ये बन गया बेंजीन आइसोनाइट्राइल। ठीक, समझ आया नहीं आया? क्या क्या निकला इसमें से? 3 निकले, 3 H2O, और 3 क्या निकलते हैं इसमें से? NaCl। ठीक है,
सही है? बोलो क्या किए हो, क्या किए हो? यही रिएक्शन प्रैक्टिस करो अच्छे से, रिएक्शन तो ज़्यादा नंबर का आता है। चलो इसके बाद इसमें एक क्वेश्चन और है, क्या है? डाइएजोटीकरण। तो डाइएजोटीकरण के लिए क्या लेते हैं? पहले एनिलीन, ठीक है। ये तो सिंपल सा है, मैकेनिज्म बहुत बड़ी है, इसको ऐसे देख लो। क्या लेते हैं? HNO2 ना, बोलो, या फिर ऐसे भी ले लो NaNO2 HCl, NaNO2 साथ में क्या लेते हैं? HCl। इसी क्या बोलते हैं? डाइएजोटीकरण। सिंपल सा एक स्टेप लिख दो, इसको याद रखो। क्या है ये? डाइएजोटीकरण। क्या बनता है इसमें? डाइजोनियम क्लोराइड, ये बनता है। इसका नाम क्या है? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, ठीक है, हो गया। ये 3 रिएक्शन करने थे इसमें। देखो इसमें ना सेल निरूपण दिया है, सेल रिप्रेजेंटेशन। क्या दिया है? कैडमियम ऑब्लिक कैडमियम +2, ठीक है। साल्ट ब्रिज ये दिया है कितना? 1 मोलर। इसका कंसंट्रेशन है, ध्यान समझो, इधर बातें मत करना, ठीक, बातें मत करना, इधर ध्यान समझो। क्या क्या गिवन है? कैडमियम ऑब्लिक कैडमियम 2+, 1 मोलर है। किसका कंसंट्रेशन? ए साल्ट ब्रिज सिंबल है, उसके बाद है Ag+, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे भी कंसंट्रेशन 1 मोलर है, इसको मैं नीचे लिख दे रहा हूँ, ठीक, 1 मोलर। उसके बाद ऑब्लिक क्या है? सिल्वर, ये चीज़ है, ठीक है। मतलब क्या हो रहा है इसमें? देखो सिंपल सा, इसको अगर रिएक्शन बनाओगे तो हो जाएगा कैडमियम ना प्लस ये Ag+, गिब्स, यहाँ बनेगा कैडमियम +2 और यहाँ बनेगा Ag, यही बन रहा है ना। इसको ना बैलेंस कर लो, बैलेंस करोगे तो यहाँ पे चार्ज कितना है? +2। तो यहाँ पे 2+ है, इसमें अगर 2 से गुणा कर दें तो +2 बराबर हो जाएगा। लेकिन Ag बढ़ जाएगा तो यहाँ पर भी क्या कर दो? 2 कर दो। तो एक चीज़ यहाँ से पता चल गया कि N बराबर क्या है? 2 कूलाम। कितना इलेक्ट्रिसिटी इसमें प्रवाहित करोगे? 2 कूलाम, 2 फैराडे। कितना? 2 फैराडे, ठीक है ना, N की वैल्यू है। अब उसके बाद देखो N की वैल्यू है जो बैलेंस करते हो, जितना इलेक्ट्रॉन बैलेंस करने में यूज किया जाता है। यही जो चार्ज है ये देखो, ठीक है ना, 2 ही लगाओगे इसमें, या ऐसे भी समझ सकते हो, मतलब कुल मिला के यही होता है, ठीक। चलो अब इसमें ना कुछ वैल्यू दी गई है, ये दिया गया है, ये जो दिखा रहा CD से CD+2 ना, इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है -0.40 वोल्ट, ठीक। और इसका सिल्वर का जो है Ag+ से Ag, इसका ना अपोजिट दिया है, मतलब CD से CD+2 से CD, मतलब अपचयन है दोनों का। इसका ये तो मतलब अपचयन दिख ही रहा है, इसका ऐसे उल्टा करना पड़ेगा, ठीक। इस कितना दिया है? +0.80 वोल्ट, ये इसकी वैल्यू है, ठीक है, सवाल में दिया है। और उसके बाद बाकी चीज़ें इसमें नहीं दी गई हैं। निकालना क्या है? मानक अपचयन विभव ना, मानक अपचयन विभव मतलब E0 सेल, ई सेल निकालना है ना, हाँ ई सेल निकालना है। स्टैंडर्ड वाला दिया है, E0 सेल दिया है, ये E0 सेल है, इसके लिए ये E0 सेल, इसका ई सेल निकालना है। तो देखो एक फार्मूला अगर याद हो तो पढ़ाए थे, क्या? ई सेल बराबर कि E0 सेल, नहीं यार, ई सेल बराबर E0 सेल माइनस 591 0.0591 डिवाइड बाई N log Q ना, चाहे इसी को Q बोल सकते हो। Q निकाल लो यहाँ से, इसका निकालो तो K, चाहे Q बोलो या इसे क्या बोलते हैं? K इक्विलिब्रियम, ठीक है ना, चाहे Q बोलो चाहे K इक्विलिब्रियम। K इक्विलिब्रियम निकाल लो, K इक्विलिब्रियम बराबर होता है ये सब रिएक्टेंट का प्रोडक्ट कंसंट्रेशन बटे रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन होता है ना, यही तो जाएगा कैडमियम +2 का कंसंट्रेशन। उसके बाद यहाँ सिल्वर है Ag⁻2 कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट की साइड कौन है? कैडमियम है। उसके बाद है 2
यहाँ पे 2 नहीं रहेगा, यहाँ पे रहेगा क्या Ag प्लस का होल, ये ठीक है ऐसे। हाँ, आगे जो कोफिशिएंट रहता है ऊपर चला जाता है ना, वो समझ आई नहीं है। अब इसमें देखो ये जो है ना, ये सॉलिड है, सिल्वर क्या है सॉलिड है, यहाँ पे क्या है ये सॉलिड है, तो सॉलिड का कंसंट्रेशन नहीं होता, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, ठीक है। बचेगा क्या, तो ये 2 देखो, 2 यहाँ से 2 तो यहाँ लग रख दिया, ठीक है ना, यहाँ आ जाता है। हाँ क्या चीज़, अरे Ag नहीं, सॉलिड है ना ये देखो सुनो, पहले यहाँ पे जो चीज़ रखा गया पहले बताओ ये क्या है, इसको क्या पढ़ते हो। Ag प्लस कंसंट्रेशन ना, सांद्रता जो निकाल, उस सांद्रता विलयन की होती है, ठोस की नहीं। अगर तुमको 1 किलो हम सूखा नमक दे दे, कहीं कंसंट्रेशन बता, तो क्या बताओगे उसका, जब विलयन रहेगा तब तो बताओगे ना। तो जो ठोस है उसका विलयन कहाँ होता है, तो उसका कोई काम ही नहीं, उसकी सांद्रता ही नहीं होती, तो हट गया, वो काटे नहीं एक दूसरे से, उसको निकाल दिए उसमें से, क्यों, उससे कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं, ठीक है ना, वो ठोस है। अब यहाँ ऊपर क्या बचा, कैडमियम प्लस 2, और नीचे क्या बचा, Ag प्लस 2, Ag प्लस के ऊपर 2 है, ठीक है ना। हाँ, तो इसमें देखो ये इसका कोई रोल वैसे होता नहीं, क्योंकि ये तो हम यहाँ रख दिए, यही है जो यहाँ पर मिला है, ठीक है, ये An की वैल्यू हो जाती है। अब इसके बाद क्या कर दो, इसमें लगा दो E0 सेल, ई सेल बराबर E0 सेल, देखो ये दिया है ना, तो देखो तो ये तो दोनों का अलग अलग दिया है ना, तो निकाल लो। E0 सेल बराबर क्या होता है, E कैथोड माइनस E एनोड, ठीक, फिर माइनस 0.0591, N की वैल्यू कितनी है, 2 है, लॉग ये लिख लो CD प्लस 2, नीचे Ag प्लस, समझ आई नहीं है। अब निकाल लो कैथोड, कैथोड कौन सा है, तो याद करो एक ट्रिक होती है क्या, लोन RRCP। देखो कैथोड कौन सा है, ये देखो एनोड, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, कैडमियम का हो रहा है ना, बोलो, या ऐसे लेफ्ट में जो है, लेफ्ट में ये है ना, लेफ्ट में कैडमियम है, इसका हो रहा है क्या, ऑक्सीडेशन, ये क्या कहलाएगा, एनोड, तो ये वैल्यू यहाँ जाएगी। कैथोड कौन है, ये राइट साइड में, ये राइट साइड वाला ये है, ये कैथोड है, मतलब ये आगे रहेगा 0.80 माइनस, उसके बाद एनोड ये देखो ये माइनस में है, तो फिर से लगेगा एक माइनस ना, बोलो 0.40 माइनस 0.0591 डिवाइड बाई 2, और ये कर दो लॉग, ये देखो इसका कंसंट्रेशन कितना दिया है, हाँ 1 वैसे ना रुको एक चीज़ मुझे थोड़ा सा याद नहीं आ रहा है, हो सकता है ना ये भी शायद इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा मेरे हिसाब से, क्योंकि यहाँ अगर है तो यहाँ भी रहना चाहिए, ठीक, लेकिन रहेगा कोई फ़र्क वैसे पड़ेगा नहीं, वैल्यू वही आएगी, ठीक है, हाँ ठीक है ना, क्योंकि 1 दोनों का है, 1 कब स्क्वायर करोगे तो 1 ही तो आएगा ना ये, तो यहाँ 1 मोलर है तो 1 मोलर बटे 1 मोलर, 1 का स्क्वायर करोगे तब 1 ही आएगा ना, तो 1 मतलब ख़त्म, तो कितना आ गया, लॉग 1, और लॉग 1 का मान क्या होता है 0 किस में गुणा करोगे पूरा 0, मतलब वैल्यू यही आएगी जो यहाँ से मिलेगा। तो अब इसको देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, बोलो प्लस, बराबर माइनस क्या हो गया, ये पूरा 0, समझ आई नहीं आया। अब इसको जोड़ लो, 8 4 कितना होता है 12, 1.20, ये वैल्यू आ गई। ये समझ लो 2 वही तो लिखे हैं, क्या लिखे हैं हम, तो वही तो लिखे यार, नहीं मैं सोचा कि ये तो समझ लो 2 0, ठीक, समझ आया नहीं आया हो, चलो फार्मूला याद रखो, ये वाला दोनों फार्मूले, E0 सेल निकालने वाला फार्मूला ये E0 सेल का है, ये E सेल का पूरा है फिर, ठीक, हाँ बिल्कुल यार, ये वाली तो आती ही है, कभी कभी क्या है ये नहीं आता ये, लेकिन ज़रूर आती है, ये वाला ये ज़रूर मिलेगा तुम्हें, इसको जरूर याद रखो। कभी कभी ये पूरा जल्दी नहीं आता, बहुत कम आता है, लेकिन ये वाला तो आता है 1 2 नंबर का, हाँ ये वाला, ये इतना, ये वाला क्या बोलते हैं, विद्युत वाहक बल EMF क्या होता है, EMF बराबर होता है, क्या होता है, E कैथोड, ठीक है, E0 शायद होता है ना, कैथोड माइनस E0 एनोड,
हाफ शेल के लिए, ठीक, ये वाला इंपॉर्टेंट है। लेकिन कब ये फार्मूला तभी लगाना माइनस वाला, ये प्लस भी लगता है तब लगाना जब जो वैल्यू दी गई हो ना अपचयन विभव हो, रिडक्शन पोटेंशियल। अगर वैल्यू अपचयन विभव है तभी यहाँ माइनस रखना। और अगर मान लो, क्योंकि ना जब रिएक्शन होता है तो एक ऑक्सीकरण होता है एक अपचयन होता है ना। रिएक्शन जो होता है कौन सा क्रिया है, रेडॉक्स ना। रेडॉक्स में ऑक्सीकरण और अपचयन क्या होते हैं, दोनों होते हैं। तो जब दोनों होता है तो दोनों जुड़ता है, ठीक, दोनों क्या होता है, जुड़ता है। तो वो घटाते कब हैं, क्योंकि एक को ना पलट देते हैं। जो ऑक्सीडेशन एक होता है उसको जब रिडक्शन करते हैं तो जो प्लस में रहती वैल्यू क्या हो जाती हो, माइनस हो जाती है। समझ आई नहीं आया? वैसे सही फार्मूला ये है, सही जो फार्मूला अगर कोई जैसे रिएक्शन लिखे थे ना, ये अगर कहते इसका ई सेल निकालो तो इसका ई सेल ई नॉट सेल ऐसे होगा। तो इसका ई नॉट सेल बराबर होगा ई नॉट कैथोड प्लस ई नॉट एनोड। अब समझ आया? मतलब एक का ऑक्सीकरण विभव, एक का अपचयन विभव। तो पता है ऑक्सीकरण विभव को जो अपचयन विभव बनाते हैं तो वही माइनस प्लस बन जाता है, प्लस माइनस बन जाता है। समझ आई नहीं आया? तो जो वैल्यू दी गई है ये देखो प्लस में है ना, ये अपचयन विभव, ये भी क्या है, अपचयन विभव। इसमें से इसका क्या हो रहा था, ऑक्सीकरण हो रहा है ना, बताए थे ना, उल्टा है। देखो Ag प्लस से Ag गया, क्या हुआ, ये अपचयन, तो अपचयन विभव हुआ। यहाँ देखो कैडमियम से +0 से +2 जा रहा है, ये क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। लेकिन ये जो वैल्यू है ऑक्सीकरण विभव नहीं है, इसकी ऑक्सीकरण विभव ये होगी +0.40। तो इसको अपचयन बनाने के लिए प्लस हटा दो तो ये क्या हो गया, अपचयन हो गया। अब समझ आया? तो याद रखना फॉर्मूला ये दोनों लगते हैं। अगर जो वैल्यू है, अगर एक ऑक्सीकरण है एक अपचयन है तो ये लगेगा। अब अगर दोनों अपचयन है तो ये लगेगा। ठीक है ना? समझ आई नहीं आया? इसमें बहुत कन्फ्यूजन हो जाती है कभी कभी। चलो ये बाकी चीज़ें हो गई थी, कहाँ से बताना है आज? हाँ बिल्कुल आ जाएगा फिर, तब भी आ जाएगा। देखो इधर देखो, ई कैथोड कितना है, ये 0.80 प्लस ई नोट कितना है, ये 0.40। आया नहीं आया? ठीक है ना, आ गया ना? हाँ, वो फार्मूला बस कंफ्यूज मत होना। जो वैल्यू दी गई है दोनों वैल्यू क्या हैं, अपचयन विभव हैं। ठीक, अगर मान लो एक अपचयन विभव हो और एक ऑक्सीकरण विभव हो तब ये वाला फार्मूला लगाते हैं। ठीक, समझ आई नहीं आया? चलो इसको यहाँ तक कर लेना पूरा, ठीक है, कल इसको चेक करेंगे। इसके बाद देखो ये 4 का खा गा तक हो गया था ना, नहीं गा तक नहीं, गा नहीं हुआ था। चलो देखो इसमें ये वाला इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है ना, इलेक्ट्रॉन स्नेही, तो ये तो यह हुआ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। देखो SN1 SN2 पढ़े हो ना, वो इलेक्ट्रॉन स्नेही नहीं था ना, वो क्या था, नाभिक स्नेही रिएक्शन ना। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन स्नेही बता रहा है, इलेक्ट्रॉन स्नेही रिएक्शन बताओ। अब वो भी एग्जाम्पल क्या लेना, एरिल हैलाइड का उदाहरण देते हुए इसकी क्रियाविधि भी समझाइए। चलो ये वाला समझा दे रहा हूँ। ठीक, इधर देखो अच्छे से समझ लो, ठीक है। क्या चीज़ है ना, आज अपलोड करेंगे, कल वाला नहीं किए ना, कल वाला कहाँ से आई है? हाँ, वो पहले वाला था, एक दिन पहले भी समझाए थे वही। ठीक है, चलो देखो इधर ये क्या है, इलेक्ट्रॉन स्नेही। तो वो भी जो पढ़े थे ना SN1 SN2, वो नाभिक स्नेही है। नाभिक स्नेही मतलब उसमें जो अटैक करता है वो क्या रहता है, नाभिक स्नेही ना, मतलब कि इलेक्ट्रॉन रिच अटैक करता है। ध्यान समझना, इधर देखो पहले ये वाला रिएक्शन देखो, बातें मत करो। CH3 ये है, अगर इसका रिएक्शन करा दे KOH से, OH माइनस आएगा, ऐसे अटैक करेगा, Cl बाहर हो गया ना। कौन सी रिएक्शन है, कौन सी, SN2। ठीक, और Cl निकल जाए, फिर बाद में अगर OH आए तो SN1। तो SN1 क्यों बोले, क्योंकि इसमें ना जो अटैक कर रहा है वो कैसा है, इलेक्ट्रॉन रिच, मतलब इलेक्ट्रोफाइल है कि न्यूक्लियोफाइल है, ये न्यूक्लियोफाइल है। समझ आई नहीं आया?
जो इलेक्ट्रॉन रिच होता है उसको इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत नहीं है। इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो न्यूक्लियोफाइल है, मतलब वो न्यूक्लियस के पास जाएगा, ठीक है ना। और अगर ना पॉजिटिव चार्ज वाला अगर आता तो हम बोलते हो क्या, तो इस पे तो इलेक्ट्रोफिलिक होगा नहीं। तो इलेक्ट्रोफिलिक होता कहाँ है, इलेक्ट्रोफिलिक होता है बेंजीन वाले सिस्टम पर, ठीक। तो इसको ना हटाते हैं, क्या पढ़ते हैं हम यहाँ, इलेक्ट्रोफिलिक। इलेक्ट्रोफिलिक इसको बोलते हैं क्या, E1 E2। E1 वैसे एलिमिनेशन भी आ जाता है, तो इसको वैसे ऐसे ही जानते रहो। इलेक्ट्रॉन, चलो देखते हैं, इलेक्ट्रॉन स्नेही, इलेक्ट्रॉन स्नेही विस्थापन अभिक्रिया, इलेक्ट्रॉन स्नेही विस्थापन अभिक्रिया। देखो अब एग्जाम्पल भी बोला है कि एरियल सिस्टम लेके समझाना है, तो चलो देखो ये बेंजीन, ठीक है। बेंजीन पर क्या हो गया, वो भी क्रिया विधि बताना है ना इसका, बोलो, क्रिया विधि भी लिखना है पूरा। तो ये हो गया बेंजीन रिंग, इस पे मैं कुछ लगा दे रहा हूँ, चाहे हेलो वैसे किस चैप्टर पढ़ते हैं, हेलोरिन में, हेलोजन और हेलोरिन, तो यहाँ पे लगा दे रहे हैं क्या, Cl, ठीक है। तो अब इसका एक चीज़ जानते हो क्या, इसके ऊपर लोन पेयर होते हैं ना 3, और जब ये लोन पेयर क्या करता है, कंजुगेट करता है, मतलब संयुग्मन ऐसे, तो ये वाला बॉन्ड इधर आता है ऐसे ना, बोलो, चार्ज क्या जनरेट होगा इस पर, निगेटिव, फिर इस पर निगेटिव चार्ज, फिर जब ये निगेटिव चार्ज इधर आएगा तो ये वाला इधर आ जाएगा, यहाँ पे क्या बन जाएगा, नेगेटिव। फिर जब ये अटैक करेगा तो ये वाला इधर आ जाए, यहाँ क्या बन जाएगा, नेगेटिव। मतलब कुल मिलाकर के ये Cl के होने की वजह से ये जो ना पोजीशन है, आर्थो बोलते हैं ना इसको दोनों को, और ये पैरा पोजीशन है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी होती है वो इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है, ठीक है। तो उसको हम ऐसे दिखा सकते हो, यहाँ पे Cl, मतलब इसको ओवरऑल अगर दिखाओगे तो ऐसे समझ लो, ये इस पे नेगेटिव चार्ज होगा पार्शियल, इस पे नेगेटिव चार्ज पार्शियल, इस पे नेगेटिव, ऐसे दिखा देना। या फिर इसको ना ऐसे कंप्लीट अगर दिखाना हो रेजोनेंस, ऐसे कर दो, क्योंकि मैकेनिज्म अगर लिखना है तो ऐसे कर दो। बहुत ध्यान समझना, ये पढ़े भी नहीं हो, ठीक, बुक में नहीं मिलेगा, ठीक है, क्योंकि इसमें SN1 SN2 ही था, तो ये वाला नहीं बताए थे। इस पे चार्ज क्या आया होगा, पॉजिटिव आया होगा ना, क्योंकि अपना इलेक्ट्रॉन जब इसमें दिया था तो एक इलेक्ट्रॉन कम हुआ था ना उसका, तो ये बन चुका है। अब देखो, अब यहाँ पे क्या चीज़ अटैक कर सकता है, क्या कोई ऐसे हम OH- अटैक करा सकते हैं क्या, कहाँ आ जाएगा, इसके साथ जाएगा, नहीं जाएगा तो लेकिन अनस्टेबल हो जाएगा ना, क्योंकि जो -4 अभी घूम रहा है, ये घूम करके जब थक जाएगा तो शाम को तो जाएगा घर ही ना अपने, ठीक है ना, घर जाएगा तो क्या करेगा, तो भगाएगा ना इसको फिर से ना, इसलिए इसका अटैक नहीं होगा। तो इस पर क्या चीज़ अटैक कर सकता है, मतलब ये रिएक्शन नहीं होगा, मतलब इस पर कौन सी रिएक्शन नहीं होगी, न्यूक्लियोफिलिक SN1 SN2 टाइप के नॉर्मली नहीं होते हैं कब, जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कोई खींचने वाला लग जाए, तो जैसे NO2 लगा दो भी, तो उस केस में हो जाएगा, ठीक, लेकिन इस केस में नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या लेके आना पड़ेगा मुझे, यहाँ पे लेके आना पड़ेगा क्या, कोई ये देखो, ये ले लिए क्या, CH3Cl। अब CH3Cl में एक चीज़ जानते हो क्या, इस पर नेगेटिव चार्ज जनरेट, इस पर पॉजिटिव, तो नेगेटिव वाला कोई तो अटैक कर नहीं सकता, लेकिन पॉजिटिव वाला पे ये अटैक कर सकता है। क्यों, इस समय इलेक्ट्रॉन रिच कौन है, किसके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन, इसके पास ना, क्यों, लोन पेयर का जो लोन पेयर वाला घूम रहा, पहले तो देखो 3 डबल बॉन्ड थे, डबल बॉन्ड वैसे ही इलेक्ट्रॉन रिच होता है, ऊपर से लोन पेयर भी चला आया उसी में घूम रहा है, इसकी वजह देखो 3 जगह पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन इसका क्या हो रहा है, बोलो, ज़्यादा हो गया है, मतलब क्या हो रहा है, अरे उसको क्या बोलते हैं, नहीं, जो ज़्यादा हो जाए तो वो बहने लगे निकल के, क्या बोलते हैं उसको, हाँ क्या बोलते हैं, ओवरफ्लो हो रहा है, ठीक है ना, मतलब इलेक्ट्रॉन देखो ओवरफ्लो हो रहा है, तीनों तरफ से निकल बह रहा है, इधर से इधर से ना, तो मतलब इलेक्ट्रॉन रिच है। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन रिच है तो ये कैसा काम करेगा, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। तो अटैक कौन, मतलब इस पर रिएक्शन किसका होगा, इलेक्ट्रोफाइल का, तो इसीलिए इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन स्नेही। तो ये जो CH3 है ये क्या है, ये एक प्रकार का इलेक्ट्रॉन स्नेही है। क्यों, क्योंकि इस पर चार्ज क्या है,
प्लस, मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी है तो इलेक्ट्रॉन की कमी तो इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। इलेक्ट्रॉन कहाँ मिलेगा? जहाँ इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है? ओवरफ्लो हो रहा है। तब जब ओवरफ्लो हो रहा है तब इसमें से किसी का अटैक करा दो, चाहे आर्थो चाहे पैरा पे कहीं। इसीलिए तो आर्थो पैरा से दोनों बनते हैं, आर्थो बनाता है पैरा बनाता है, तो कहीं से लगा दो। चलो मान लेते हैं ये वाला लगा दे रहे हैं। तो जब ये वाला ऐसे अटैक करेगा किस पर? इस पर। और एक चीज़, चलो इसको भी ध्यान से, अब देखो पढ़ रहे हो मैकेनिज्म है तो अच्छे से, तो जो देखो जब ये, अब पता है रिएक्शन कौन सा है? नाम बताओ तो। अरे वो तो है, ये नाम बताओ, ये नेम रिएक्शन में आता है। इसको कहाँ पढ़े थे? इसको रिएक्शन पढ़ाए हैं बस, मैकेनिज्म नहीं वहाँ समझाए थे। कौन सा? नहीं, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन ना, फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण ना। बस उसमें एक चीज़ और भूल गए थे क्या? FeCl3 लेते हैं ना। और Fe जानते हो इसके ऊपर क्या होता है? वैकेंट ऑर्बिटल होता है। बोलो, ये Fe जानते हो डी ब्लॉक का है, डी वाला ऑर्बिटल खाली होता है ना, तो इसमें खाली कक्षक होते हैं। तब क्या करेगा ये जो माइनस है, अब देखो ध्यान से, ये Cl जो था बेंजीन पे अटैक कर नहीं सकता था, तो उसमें देखो अगर ये FeCl3 ना लेते तो रिएक्शन ये होता है, हो सकता है रिएक्शन ना होती या उतने अच्छे से ना होती। इसीलिए देखो जब इलेक्ट्रॉन फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन ऐसा जितने भी करवाते हैं, नाइट्रीकरण सल्फोनीकरण, देखो उसमें कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा डालते हैं ना, खास करके लुईस अम्ल, FeCl3, AlCl3, ZnCl3, जानते हो ना इसको? बोलो, इन सब में क्या ले, अभी हैलोजनीकरण कराना हो तब भी तो वही लेते हैं ना, AlCl3 वगैरह। ये किस लिए लेते हैं? ये इसलिए लेते हैं ताकि ये ना प्लस जो है आसानी से बन जाए। पहले ये आसानी से प्लस इस पर ना बनता, लेकिन ये FeCl3 डाल देते हैं तो ये Cl जो है ना इसकी तरफ आकर्षित हो जाता है, खाली कक्षक तरफ देता है, खाली जगह ना ललचाने लगता है, दौड़ के भागता है इस तरफ। जैसे दौड़ के भागता है तब ये जो है उससे फिर बिछड़ जाता है, ठीक है, तब ये आसानी से अलग होता है। जब ये अलग हो जाएगा तब ये चीज़ आसानी से अटैक भी कर सकता है। समझ आई नहीं है? तो इस वजह से इसमें डालते हैं FeCl3 या AlCl3। तो जब अटैक करेगा तो ये जब जैसे उसके साथ जुड़ेगा तो ये फिर टूटना शुरू कर देगा, उसी समय ये अटैक कर देगा। ऐसे जब अटैक करेगा देखो होगा क्या। अब इसको मैं यहाँ पे बॉन्ड बना दे रहा हूँ समझाने के लिए, या फिर ऐसे कर दे रहा हूँ। चलो तो यहाँ पे देखो ऐसे, तो यहाँ जब ऐसे जाएगा तो यहाँ पे बॉन्ड रहेगा ना डबल, बोलो वही यहाँ पे ऐसे दिखा दे रहा हूँ एक डबल बॉन्ड। तो ये डबल बॉन्ड ही क्या करेगा, यही गया था ना ऐसे माइनस बना था, तो मतलब यहाँ डबल बॉन्ड ख़त्म हो चुका है, इन दोनों जगहों पे मिलेगा तो ऐसे बनेगा बीच में। अगर पूरी मैकेनिज्म लिखोगे तो ऐसे दिखेगा, यहाँ Cl, यहाँ पे प्लस डबल बॉन्ड बना है, बोलो इस पे प्लस चार्ज भी आया है, ये वाला डबल बॉन्ड चला गया होगा यहाँ पर, ठीक, यहाँ वाला चला गया होगा यहाँ पर ना, है कि नहीं? यहाँ वाला तो चला गया, ऐसे बॉन्ड बना लिया किसके साथ? CH3 के साथ। समझ आया नहीं आया? बोलो। चलो अब उसके बाद क्या होगा? तो देखो ध्यान से, यहाँ पर सारे कार्बन पे एक एक हाइड्रोजन होता है ना, तो ज़रूर यहाँ पर भी होगा ना। अब जब वो ना लोन पेयर टहलने के लिए आया था तो वो तो इसको देख के ललचा गया, ठीक है ना, चला गया किसको? CH3 को जोड़ लिया। अब तो इसके पास कमी आ गई, अब फिर मांगने लगेगा, ठीक है, मेरा लोन पेयर लाओ, कहाँ गया जो दिए थे। तो जब ये मांगना शुरू करेगा तो अब ये मेथिल तो देगा नहीं, क्यों? मेथिल बोलेगा मेरा Cl तो चला गया FeCl3 के पास, मैं क्या करूँगा? तो कुछ नहीं करेगा, कहे ठीक है मेरे पास एक छोटा मोटा क्या हाइड्रोजन है, तो इसी को निकाल देता हूँ उसकी जगह पे। तो ये हाइड्रोजन H+ निकल जाएगा, ये वाला जो बॉन्ड है आ जाएगा यहाँ पर। जैसे वाला बॉन्ड यहाँ आया तो फिर से ये वाला रिटर्न हो जाएगा, ये वाला यहाँ और ये वाला वहाँ चला गया अपनी जगह। तो H क्या हो गया? बाहर। देखो क्या बन गया? ऊपर हो गया Cl, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ पे लगा है CH3। ये देखो रिएक्शन हो गई। समझ आई नहीं? ऐसे ही चाहे तो ऐसे पैरा भी करा सकते हो, या यहाँ हो जाए, बात एक ही है, ऐसे यहाँ पे भी करा सकते हो। तो यही है क्या? इलेक्ट्रॉन स्नेही विस्थापन अभिक्रिया। और एग्जाम्पल भी हो गया इसी के साथ साथ, क्योंकि इसमें बोला है एरिल हैलाइड। क्या? एरिल हैलाइड का उदाहरण देते हुए समझाओ। देखो एरिल हैलाइड तो लिए है ना, फेनिल क्लोराइड, ठीक, तो ये हो गया। समझ आई नहीं है? तो मैकेनिज्म ऐसे होती। इसी को चाहे तो और एक आध दो स्टेप बढ़ा सकते हो, पहले इसको कराएं फिर इसको, ऐसे से। समझ आई नहीं आया? तो पूरा ऐसे होता है कुछ इसमें, ठीक है ना? समझ आई नहीं आया? चलो इसको करके आना अच्छे से। आगे देखो, फिनॉल की अम्लीय प्रकृति
को स्पष्ट कीजिए और फिनॉक्साइड आयन के अस्थायित्व का कारण बताओ। पहला नंबर बोला फिनॉल जो है अम्लीय होता है, क्या सच में होता है? बोलो, फिनॉल अम्लीय होता है क्या? चलो अंजलि बताओ। ये है CH3CH2OH, ध्यान समझना, और ये है C6H5OH। बताओ इन दोनों में कौन अम्लीय है, कौन अम्लीय है, कौन क्षारीय है? नहीं, पहले बताओ इन दोनों में कौन ज़्यादा अम्लीय है? इन दोनों में कौन ज़्यादा अम्लीय है? बोलो। और कोई? और कोई बताओ, इन दोनों में कौन ज़्यादा अम्लीय है? ये रखिए, तुम बताओ, इन दोनों में कौन ज़्यादा अम्लीय है? नाम? ये मेथिल अल्कोहल नहीं है यार, हाँ? बेंजीनल भी नहीं है, फिनॉल, बेंजीनॉल बोलो। तुम बताओ कौन ज़्यादा अम्लीय है? चलो नीचे वाला जब कैसे ज़्यादा अम्लीय है? उसमें भी एक OH, उसमें भी एक OH, बोलो। हाँ, इसमें H+ निकलेगा तो यार उसमें तो निकलेगा, इसमें ज़्यादा कहाँ से, इकट्ठे तो है। हाँ? तो कार्बन से क्या लेना देना है, H से मतलब होता है। स्टेबल क्यों है? अब देखो ध्यान से, पहले इसको दोनों को ना ओपन करके बनाते हैं तब समझ में आएगा। CH3CH2OH, अगर इसको बनाएंगे तो ऐसे हो जाएगा OH। देखो, जानते हो अम्ल का मतलब क्या होता है? H+ देने वाला ना। अगर कोई किसी को अम्ल बोल रहे हो तो इसका मतलब जरूर H+ देते हो, कार्बनिक यौगिक के अंदर, ठीक है, मतलब H+ दे रहा होगा तभी तो अम्ल है। चलो इसका ये क्या H+ देगा? चलो देखते हैं देगा कि नहीं देगा। मैं निकाल के देख रहा हूँ, अगर निकालने के बाद चिल्लाने लगे तो समझ लो नहीं देगा फिर ये, ठीक ठीक। और देने के बाद अगर मान लो नहीं चिल्लाता है, मतलब ठीक है दे सकता है हाइड्रोजन, तो ये देखो चिल्लाने लगेगा। ये कैसे? तो देखो CH3CH2O, ये माइनस आ गया ना। जैसे ही ना H+ निकलेगा इसके ऊपर क्या बन जाएगा? O- चार्ज ना। अब देखो इसके ऊपर अगर इसका भी हम H निकाल दें तो H निकालने के बाद ना ऐसे बन जाएगा। अब देखो ये चिल्लाने लगा, अरे मेरे पास माइनस आ गया, कहाँ जाए, कहाँ ले जाऊँ इसको, ठीक है, चिल्लाने लगेगा ये। और अगर मान लो गलती साइड में निकल भी रहे ना फिर से आ जाएगा वो, ठीक है, चिल्लाना शुरू कर देगा। लेकिन ये नहीं चिल्लाता, क्यों? क्योंकि जैसे माइनस बनेगा ना तो ये देखो ये बिजी हो जाता है। इसको खिलौना, इसको दे देते हैं खिलौना और उसे खेलने लगता है फिर ठीक है, तो ये बिजी हो गया, चला गया देखो बेंजीन के पास, ठीक है। ये कभी यहाँ गया इसके दुआरे, कभी इसके घर, कभी इसके घर, कभी इसके घर, बिजी हो गया वो, ठीक। तो इसलिए ये चिल्लाता नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ? कौन आसानी से H+ देगा? ये कि ये वाला ना। तो मतलब ये H+ आसानी से अगर दे रहा है तो इस वजह से क्या हुआ? ये अच्छा अम्ल हुआ। और ये इसे क्या बोलते हैं? फिनॉक्साइड। क्या बोलते हैं? इसी को कहते हैं फिनॉक्साइड। और इसको क्या बोलते हैं? एथॉक्साइड। क्या बोलते हैं इसको? एथॉक्साइड। तो फिनॉक्साइड जो है वो स्टेबल होता है, ये अनस्टेबल होता है। क्यों स्टेबल होता है? रेजोनेंस की वजह से। कारण बताओ इसका? इसका अस्थायित्व है, इसका अस्थायित्व का कारण क्या है? अस्थायित्व का कारण क्या है? अनुनाद। क्या है? अनुनाद की, इसके अंदर अनुनाद है, मतलब ये घूम सकता है, ठीक है, ये बिजी हो सकता है, ठीक। ये इनके बेंजीन के साथ खेलने लगता है ना ये, इसलिए इसको कोई दुख नहीं होता। अब वो किसके साथ खेलेगा? वो अकेला था वो, ठीक। समझ आई नहीं आया? तो यही हो गया इसका। समझ आया कि फिनॉल जो है बाकी अल्कोहल से ज़्यादा क्या होता है? एसिडिक होता है, ठीक। और एसिड का भी इन सब का बाप होता है क्या? ये, इसका तो नाम जानते हो, ये वाला, ये देखो, और यहाँ पे लगा दें NO2, सॉरी यहाँ नहीं, यहाँ पे NO2। ये तो सबका बापू है ये, ठीक।
ये सबका बाप है। इसे बोलते हैं पिक्रिक एसिड, ठीक है ना। इसके नाम में भी एसिड जुड़ जाता है ना। क्या जुड़ जाता है नाम में? एसिड जुड़ जाता है। क्यों? क्योंकि पहले तो अनुनाद था, ऊपर से अब इसमें अनुनाद तीन और बढ़ा दिए, ये इसकी वजह से। क्योंकि ओपन करोगे तो देखो यहाँ पे ऐसे ना वो बन जाएंगे तीन कितने, 2 2 4 2 6 ऑक्सीजन, 6 के 6 इलेक्ट्रोनेगेटिव, जो सब इलेक्ट्रॉन, सबको इलेक्ट्रॉन चाहिए सब। तो जो माइनस बनता है तो सब क्या होता है, खींच के ये तीनों एकदम से ख़त्म कर देते हैं। समझ आई नहीं आया? तो ये क्या होता है, सबसे ज़्यादा स्टिक होता है ऑर्गेनिक में, इन सब में, ठीक है ना। समझ आई नहीं आए? चलो नेक्स्ट। इसके बाद क्या है, देखो इसके बाद ये क्वेश्चन करवाए थे शायद। एक प्रथम कोट की अपक्रिया के 4 प्रमुख लक्षण लिखे ही हो, उसको याद कर लो, ठीक है ना। उसके बाद एक प्रथम कोट अपक्रिया का अर्ध आयुकाल 60 मिनट है ना। अभी एक क्वेश्चन इसी टाइप का बताए थे ना, तो इसको समझा दे रहे हैं करके आना, ठीक। अर्ध आयु, हाफ लाइफ दिया है। अर्ध आयु कितना दिया है, देखो एक फार्मूला होता है, टी हाफ बराबर 0.69 3/K, बोलो ना। तो ये टी हाफ कितना है, टी हाफ है 60 मिनट। क्या है ये, 60 मिनट बराबर क्या हो जाएगा, 0.693 डिवाइड बाई, इधर बातें मत करो, इधर ध्यान समझ लो, इसको समझ लो करके आना। ये फार्मूला लगा देना, के को इधर लेके चले आओ तो के बराबर क्या हो जाएगा, 0.693 डिवाइड बाई 60। इसको सॉल्व कर लेना। सॉल्व करने के बाद अब इसमें बोल रहा था कि 90% पूर्ण होने में कितना टाइम लगेगा, तो फिर से फार्मूला लगा दो। कौन सा, ये क्या बोलते हैं इसको, के बराबर, के तो मिल जाएगा ना, तो टी निकालना है। तो टी बराबर 2.303/K लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन 100 हमेशा लेते हैं परसेंटेज में, और फाइनल कह रहा है 90% पूरा हुआ है, मतलब बचा कितना होगा फिर 10%, मतलब 100 माइनस 90 यानी 10 बचेगा। तो क्या हो जाएगा, log 100 बटे log 10, तो आ जाएगा log 10। log 10 मान क्या होता है, एक के की वैल्यू यहाँ देखो निकाल लिए, बस इसी में क्या करो 1 से गुणा कर दो। कुल मिला के यही सॉल्व कर लो, जो वैल्यू आई वही हो गया। समझ आया नहीं आया? हो जाएगा ना ये। अभी इसके जैसे एक क्वेश्चन बताए थे ऐसे ही, तो इसको ट्राई कर लेना, ठीक।